हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 20वां भाग है। पहले के 19 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रोनित रचना को खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। रचना उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर रोनित ने उसे मजबूती से पकड़कर रखा था। रचना अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरी साइड धक्का दे देती है। रोनित उसके बगल में लेटकर हंसते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो शादी से पहले ही सुहागरात मना लूँगा और फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो अब चुपचाप से सो जाओ, कल सुबह शादी है हमारी। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। रचना भी उठकर बैठ जाती है। वो उसे गुस्से में देख रही थी। वो फिर जल्दी से बेड से उतरकर कमरे में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसे अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि वो वहाँ से आखिर कैसे निकलेगी। सुबह का समय, रोनित की सुबह नींद खुलती है। वो अपने बगल में देखता है, पर उसके बेड पर रचना नहीं थी। वो फिर सामने सोफे की तरफ देखता है। रचना बैठे बैठे ही अपना सर सोफे पर टिकाकर सो गई थी। रोनित धीरे से बेड से उतरकर उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। रचना सोते समय बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। रोनित फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। किसी के छूने के एहसास से ही रचना झटके में ही अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और रोनित को अपने इतने पास देखकर वो उसे धक्का देती है, जिससे रोनित पीछे की तरफ हट जाता है। रचना गुस्से में उसे उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार, जो मुझे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, रिलैक्स, नहीं छू रहा हूँ तुम्हें। कहा तो था, जब तक शादी नहीं हो जाएगी तुम्हें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन शादी के बाद तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, ये बात याद रखना। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना तुम कि मैं क्या करूँगा। रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है। रोनित बोला, मिल लेना, तुम्हारा परिवार कहाँ भागा जा रहा है। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं लड़कियों को भेजता हूँ तुम्हें तैयार करने के लिए। तैयार होकर मेरी दुल्हन बनकर जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद रचना का मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि वो विजय के पास कैसे भी करके संदेश पहुंचाना चाहती थी कि वो मुसीबत में है। इधर रोनित अपने बंगले के पीछे बने एक कॉटेज के अंदर जाता है, जहां उसके आदमी मौजूद थे। रोनित अपने आदमियों को देखता है और एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर नीलम, निशांत और देवकी जी को बांध कर रखा गया था। रोनित उन सबको देखकर हंसते हुए बोलता है, कैसे हो आप तीनों, रात को अच्छी नींद आई ना। निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बहन कहाँ है, मेरे हाथ खोल एक बार, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रोनित उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसी हंसते हुए बोलता है, साले साहब, एक तो तुम्हें पहले ही चोट लगी हुई है और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ खोलूं। देखो चुपचाप से बैठे हो ना तो बैठे रहो, वरना चलने लायक भी नहीं रहोगे। इतना मार मारूंगा ना कि जो बची हुई हड्डी है ना वो भी टूट जाएगी। और रही तुम्हारी बहन, तो वो बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास, उसे कुछ नहीं किया हूँ। मैं तुम लोगों को तो ये बोलने आया था कि अभी थोड़ी देर में मेरी और रचना की शादी होने वाली है, इसीलिए तुम तीनों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग फिर अपनी रचना को दोबारा नहीं देख पाओगे। देवकी जी रोते हुए बोलती है, रोनित बेटा, तुम्हारे पापा और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चाहते थे कि तुम्हारी और रचना की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो, पर तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तुम मेरी बच्ची से शादी नहीं कर सकते। रोनित देवकी जी की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है,
मैं भी यही चाहता था कि मेरी और रचना की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से ही हो, पर आपकी वो बेटी जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है और आपका ये बेटा भी मुझे धमकी देते रहता है। क्या हो गया अगर 2-3 बार जेल चला गया तो? कोई गुनाह कर दिया क्या? हर वक्त तुम लोग मुझे नीचा दिखाते रहते थे, जब भी तुम लोगों से अच्छे से बात करता था। पर नहीं, तुम लोगों को तो मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। तो अब भुगतो। अब तो मैं इसी तरीके से शादी करूँगा और फिर उसे और तुम लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इतना बोलकर रोनित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रचना पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो खुद को आईने में देखती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे फिर वो पल याद आ जाता है जब उसकी शादी विजय से हुई थी। उस समय वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए विजय की शादी में गई थी, पर गलती से विजय की शादी उससे हो गई थी, जिस कारण वो तरीका खोज रही थी विजय से अलग होने का। पर आज उसे विजय की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि विजय उसके पास आ जाए और वो उसके सीने से जाकर लग जाए, क्योंकि उसकी बाहों में उसको सुकून जो महसूस होता था। वो विजय के अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, रचना। रचना आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देखती है। उसके पीछे विजय खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। रचना की आंखें भर आती है विजय को देखकर। वो उसके पास भागकर जाती है और उसके गले से लग जाती है। विजय भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रोनित के मेंशन में बाहर गार्डन में मंडप बन चुका था और पूरे गार्डन को सजाया गया था। रोनित के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। थोड़ी देर के बाद रोनित कमरे के अंदर आता है। रचना अपनी ही सोच में गुम थी। रोनित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके अचानक खींचने से रचना अपने होश में वापस आती है और उसे धक्का देती है। रोनित मुस्कुराकर बोलता है, चलो, हमारे शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर गार्डन में लाता है। रचना अपने चारों तरफ देख रही थी। चारों तरफ रोनी के गार्ड्स मौजूद थे और सबके हाथ में गन था। रचना रोनित से बोलती है, मेरा परिवार कहाँ है? मुझे पहले उनसे मिलना है, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। रोनित अपने एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद देवकी जी, नीलम और निशांत को वहाँ लाया जाता है। उन तीनों के हाथों को बांधा गया था। देवकी जी अपनी आंखों में आंसू लिए रचना से बोलती है, बेटा, तू ठीक है ना? इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? रचना अपना सर हिलाकर बोलती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत रोनित को गुस्से में घूर रहा था। रचना फिर नीलम के पास आती है और उसके और देवकी जी के हाथ खोलने लगती है। तभी रोनित ये देखकर गुस्से में उसका बाजू पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ से पलटता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। रचना उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, किससे पूछकर तुम इनके हाथ खोल रही हो? मैंने बस इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि ये हमारी शादी देख सके और तुम्हें भी आखिरी बार देख सके, क्योंकि आज के बाद से ना तो तुम इनसे कभी दोबारा मिल पाओगी और ना ही ये तुमसे। रचना रोनित की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो रोनित, देखना तुम बहुत पछताओगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारी जान जाएगी तुम्हारे हाथों से। तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार बन रहे हो। रोनित उसकी ये बात सुनकर उसके बाल पीछे से पकड़ लेता है, जिससे रचना की चीख निकल पड़ती है। वो फिर रचना की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, कल से ही तेरी बातें सुने जा रहा हूँ। तेरी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे हाथ भी लगा सके?
अब चल, हमारी शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वो रचना को खींचते हुए जबरदस्ती मंडप में ले जाने लगता है। देवकी जी, निशांत और नीलम ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो उसे ऐसा ना करने के लिए बोल रहे थे, पर रोनित कहाँ उनकी सुनने वाला था। वो फिर रचना को बैठने के लिए बोलता है। रचना गुस्से में बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। मैं विजय प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। रोनित उसकी बात सुनकर अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी उसका इशारा पाते ही नीलम, निशांत और देवकी जी के सर पर गन तान देते हैं। रचना ये देखकर घबराती हुए बोलती है, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। रोनित बोला, तो फिर चुपचाप से बैठ मंडप पर। रचना उसकी बात सुनकर जल्दी से बैठ जाती है। रोनित फिर अपना गन निकालकर पंडित की तरफ देखता है। पंडित भी घबराया हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे किस तरह से वहां लाया गया होगा। रोनित फिर पंडित की तरफ गन पॉइंट करके बोलता है, अबे बूढ़े, अब तुझे क्या अलग से बोलूँगा, जल्दी से शादी शुरू कर। और हाँ, जितने रस्में हैं ना उतने ही करना। अगर जानबूझकर देर किया ना शादी करवाने में, तो इस जलती हुई हवन कुंड में तेरी चिता जला दूंगा। पंडित उसकी ये बात सुनकर घबराते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। रचना चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। उसे विजय की बहुत याद आ रही थी। वो अपने सामने अपने परिवार को देखने लगती है। नीलम, निशांत और देवकी जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वही निशांत भी मजबूर था। आखिर वो कर भी क्या सकता था। वो तीनों भी रचना को बेबसी में देख रहे थे। रोनित धीरे से रचना के कान में बोलता है, बस कुछ देर और, उसके बाद ये शादी हो जाएगी। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। रोनित के होठों पर शैतानी हंसी आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ का माहौल बदलने लगता है। बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आने लगती है। रोनित आवाज़ सुनकर अपने आदमियों को बाहर देखने का इशारा करता है। उसके आदमी उसका इशारा पाते ही तुरंत मेंशन के बाहर चले जाते हैं। पर जितने भी आदमी बाहर गए थे वो सब अब तक अंदर नहीं आए थे। रोनित ये देखकर अपने एक गार्ड को बोलता है, क्या हुआ, जाकर देखकर आओ। ये लोग अभी तक अंदर आए क्यों नहीं। रोनित का गार्ड भी तुरंत बाहर चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और वो गार्ड भी वापस अंदर नहीं आता। रोनित ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है ये सब। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं किया था, तभी उन सब के कानों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी बाहर की तरफ देखते हैं। एक आदमी फुल एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी आकर्षक थी। सभी उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वही रचना उस आदमी को देखकर मुस्कुरा देती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।